हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गीतास लाइफ साइंसेज। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन द यूनिट सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी यूनिट अगर आप देखोगे तो आपको लगभग हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। गेट से लेके, सेट से लेके, नेट से लेके, IIT जैम से लेके, बार्क से लेके, आपके जितने भी एग्जाम्स है, जितने भी PhD एग्जाम्स हो, आपके जितने भी कॉलेज के एग्जाम्स हो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो, हर किसी में आपको सेल बायोलॉजी पूछा जाता है। तो मैंने वही हम कह सकते हैं मीडियम, थोड़ा सा इजी मीडियम रेंज के क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगी उसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस लाऊंगी, लेकिन हम अब इस वक्त थोड़े से इजी मीडियम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनिबिशन ऑफ सेक61 ट्रांसलोकॉन वुड मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट। अगर आपने S61 ट्रांसलोकॉन को क्या कर दिया, इनिबिट कर दिया। ये क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन ट्रैफिकिंग से या प्रोटीन सॉर्टिंग से, जो सेल बायोलॉजी में पूछा जाता है। ठीक है, ये सेक61 कहाँ पे मिलता है? ऑब्वियसली वो मिलता है ER में, और हमें पता है ER में क्या होता है, को ट्रांसलेशन इंसर्शन होता है, यानी कि ट्रांसलेशन होते वक्त ही उसका क्या होता है, ER में उसका क्या कह सकते हैं, इंसर्शन होता है। और अगर आपने सेक1 को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका को ट्रांसलेशन इंसर्शन इनटू ER रुक जाएगा, अफेक्ट रहेगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गोल्गी का pH ग्रेडियंट है वो हमने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है, और उसके वजह से क्या इम्पेयर्ड होगा। यानी कि क्वेश्चन है, इफ द गोल्गी pH इज एक्सपेरिमेंटली न्यूट्रलाइज्ड व्हिच प्रोसेस इज मोस्ट इम्पेयर्ड। ठीक है, हमें पता है कि गोल्गी pH, उसमें pH डिफरेंस होता है सिस्टर में, जो उसके उसमें डिफरेंस होता है, जो उसके कह सकते हैं कि 6 फेज में जो होते हैं, ट्रांस फेज में जो होते हैं, उनमें डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हमने उन सबको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली क्या इम्पेयर्ड होगा, राइबोसोमल असेंबली तो वहाँ पे होता नहीं है, तो ये आंसर नहीं आएगा। डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं आएगा। माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन भी नहीं होता है, तो ये नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा, लाइसोसोमल एंजाइम सॉर्टिंग। आपको पता होगा जो लाइसोसोमल की सॉर्टिंग है, या उसका जो भी लाइसोसोम तक ट्रांसपोर्टेशन है, वो ज्यादातर क्या है, pH पे डिपेंडेंट होता है। अगर आपने इसकी सॉर्टिंग पढ़ी हुई तो आपको पता चलेगा कि जो लाइसोसोमल एंजाइम सॉर्टिंग है वो pH डिपेंडेंट है। अगर हमने क्या कर दिया, pH को ही न्यूट्रलाइज कर दिया, तो सबसे ज्यादा अफेक्ट लाइसोसोमल एंजाइम सॉर्टिंग ही होगा। ये आता है हमारा सिक्रेटरी पाथवे में। अगर आपने गोल्गी बॉडी के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन अगर आपने पढ़ा होगा, तो लाइसोसोमल एंजाइम सॉर्टिंग किसमें आता है, सिक्रेटरी पाथवे में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ म्यूटेशन प्रिवेंटिंग ATP हाइड्रोलाइसिस इन NAK एटीपेज वुड फर्स्ट लीड टू। ठीक है, आप सबको पता होगा कि NAK एटीपेज क्या है, एक ट्रांसलोकॉन है, या कह सकते हैं कि एक पंप है जो क्या करता है, Na को जो सेल के बाहर भेजता है, K+ को बाहर से अंदर लेके आता है। उस पे क्या लगता है, ATP हाइड्रोलाइसिस लगता है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहे हैं, हमें ATP हाइड्रोलाइसिस की जरूरत पड़ती है। अगर हमने यही क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, यानी कि हम ATP हाइड्रोलाइसिस नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से क्या रुक जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इमीडिएट मेम्ब्रेन रप्चर। मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, लेकिन इमीडिएट नहीं होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑब्वियसली रप्चर ही होगा इवेंचुअली, लेकिन इमीडिएट नहीं होगा। इंक्रीज्ड K+ इन्फ्लक्स नहीं, हमें क्या करना है, K+ को अंदर लाना है, जो बाहर सबसे ज्यादा था उसे अंदर लेके आना है, और लेकिन ATP हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन, वही अगर K+ बढ़ गया तो ये उसे हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं, तो ये दोनों भी नहीं आएंगे। इसका आंसर आएगा कोलैप्स ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर आपको पता होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि हमारे जो सेल है, सेल के बाहर क्या होता है, Na होता है, और सेल के अंदर हमेशा क्या होता है, K+ होता है फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यही मेंटेन करने का काम किसका होता है, NAK एटीपेज का होता है। अगर यही काम नहीं कर रहा है, ये काम किसकी वजह से करता है, ATP हाइड्रोलाइसिस की वजह से करता है। अगर ATP हाइड्रोलाइसिस ही नहीं हो रहा है, तो NAK एटीपेज काम नहीं करेगा, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच प्रोटीन वुड मोस्ट लाइकली कंटेन अ सिग्नल पेप्टाइड बट नो स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस। यानी कि उसके पास क्या है, सिग्नल पेप्टाइड है, लेकिन स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस नहीं है, तो ये क्या होगा। ऑब्वियसली इसका आंसर, आप इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज आप कहाँ पे हो सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन में
और फोर्थ ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिग्नल पेप्टाइड बोला है तो अब नो ट्रांसफर सीक्वेंस कहा है, क्योंकि जब स्टॉप ट्रांसफर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा और वो कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर बन जाएगा या ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर बन जाएगा। वही नहीं है तो क्या हो जाएगा, अंदर पूरा भेज दिया जाएगा। लेकिन इसका आंसर आता है सिक्रेटेड हार्मोन, क्योंकि सिग्नल पेप्टाइड सिर्फ और सिर्फ ER में होता है और ER क्या करता है, सिक्रेटेड हार्मोन ही मतलब ER में सिक्रेटेड हार्मोन ही सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अगर यहाँ पे मैंने सिग्नल पेप्टाइड नहीं बोला होता या माइटोकॉन्ड्रिया का सिग्नल पेप्टाइड बोला होता तो शायद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रोटीन आंसर आता, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है और ये सिग्नल पेप्टाइड है वो हमेशा ER में होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सिक्रेटेड हार्मोन। ठीक है, ब्लॉकिंग कैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस वुड इम्पेयर, आप क्या कर रहे हैं, कैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, या अगेन क्या है, आप कह सकते हैं कि प्रोटीन सॉर्टिंग का ही एक पार्ट है। अगर आपने इसे क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ऐसे ऐसी एंटीबायोटिक्स दे दी जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये काम नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका ये कहाँ पे इम्पेयर दिखाएगा, रफ ER प्रोटीन सिंथेसिस में ऑब्वियसली कैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का कोई भी कह सकते हैं संबंध नहीं आता, वो को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन दिखाता है, तो ये आंसर नहीं आएगा। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन इम्पोर्ट, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन क्लैथरीन से नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन तो दूर दूर तक नहीं आता। आंसर क्या आ जाएगा, LDL रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन। आप ये ऐसे भी लगा सकते हैं कि एंडोसाइटोसिस मतलब कुछ तो अंदर आ रहा है, या फिर इंटरनलाइजेशन लिखा हुआ ही है, तो आप ऐसे भी, अगर आपको ये इसमें कंफ्यूज हो रहा है, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं कि एंडोसाइटोसिस मतलब कुछ तो अंदर आ रहा है, और यहाँ पे पूरे 4 ऑप्शंस में सिर्फ LD रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन सिर्फ यही क्या कर रहा है, कुछ तो अंदर आने की बात कर रहा है। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, एक कह सकते हैं लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, अगर आपने मतलब टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, अगर आपने सेल बायोलॉजी इतना परफेक्टली नहीं किया है और अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, VDAC क्लोजर वुड इमीडिएटली अफेक्ट। VDAC आप कह सकते हैं कि ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, अगर वो उसका क्लोजर हुआ है, मतलब VDAC जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, मतलब एक वोल्टेज के अनुसार ही वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, एक वोल्टेज के दम पे वो क्या होते हैं, ऑफ हो जाते हैं। उसका क्लोजर हुआ है मतलब वो बंद हो चुका है, वो इमीडिएटली क्या अफेक्ट करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ATP-ADP एक्सचेंज अक्रॉस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है, VDAC जो है या वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में ही मिलते हैं, और इनका काम यही होता है ATP-ADP एक्सचेंज, यानी कि जितने ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या क्रेब्स साइकिल्स में वो सारे के सारे बाहर जाते हैं और नए बनने के लिए ADP अंदर आते हैं। अगर वो क्लोजर हो गया तो सबसे पहले क्या होगा, यही होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता नहीं है, साइटोसोलिक राइबोसोम्स का कोई भी सवाल नहीं है, न्यूक्लियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में, मतलब इन तीनों में भी हम कह सकते हैं कि वोल्टेज गेटेड का कोई भी रिलेशन नहीं है। उसके बाद टोपोआइसोमरेज 1 इज डिफेक्टिव बट DNA गायरेजेस फंक्शन सेल्स वुड शो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि टोपोआइसोमरेज 1 क्या है, DNA गायरेज क्या है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम सबको पता है कि टोपोआइसोमरेज क्या करता है, DNA जो कह सकते हैं नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है, जो पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड है, या DNA जो क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हेलिकेज की वजह से अगर कोई प्रेशर फॉर्म हो रहा है तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है, वो प्रेशर रिलीज करने का काम करता है। वही क्या हुआ है, डिफेक्टिव है, लेकिन DNA गायरेज जो है वो फंक्शनल है। अब इसकी वजह से जो सेल है या DNA वो क्या दिखाने लगेगा, ऑब्वियसली वो क्या दिखाने लगेगा, इम्पेयर्ड रिलैक्सेशन ऑफ सुपर कॉइल्ड DNA। वही मैंने आपको कहा, क्योंकि जो सुपर कॉइल्ड DNA है, जो DNA में जो कह सकते हैं कि प्रेशर बिल्टअप हुआ है, क्योंकि एक तरह से DNA को हम रिलैक्स कर रहे हैं बाय हेलिकेज, तो उसके सामने वाला DNA वो क्या होगा, सुपर कॉइल होना स्टार्ट करेगा, और जिसकी वजह से किंक आ सकता है, DNA टूट सकता है, और टोपोआइसोमरेज क्या करता है, वही प्रोसेस को रोकता है। लेकिन टोपोआइसोमरेज 1 तो डिफेक्टिव है, इसकी वजह से क्या होगा, इम्पेयर्ड रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन कंटेनिंग KDL सीक्वेंस विल बी। KDL आपको पता होगा, ये सीक्वेंसिंग है, आपने इसमें देखा होगा, मतलब जो ER का सिग्नल होता है वो अलग होता है, लाइसोसोम का सिग्नल होता है वो अलग होता है, या जो माइटोकॉन्ड्रियल सीक्वेंस, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 3-4 तरह के सीक्वेंसेस होते हैं। एक तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस वाला सिग्नल होता है,
या सीक्वेंस होता है, या मैट्रिक्स का एक सीक्वेंस होता है, आउटर मेम्ब्रेन का एक सीक्वेंस होता है, जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे भी वो कैसे होगा, उस पर भी सीक्वेंस अलग अलग होते हैं। वैसे केडियल सीक्वेंस भी है, तो आपको ये बताना है कि केडियल सीक्वेंस कहाँ होता है, कौन सी पोजीशन पे होता है और वो कहाँ भेजा जाता है। तो ऑब्वियसली केडियल सीक्वेंस जो होता है वो बी रिटेन्ड इन ईआर, मतलब जितने भी प्रोटीन्स ईआर में रहने चाहिए, जैसे आपको कहा कि ईआर में क्या होता है, उसका प्रोटीन का जो है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है और उन्हें बाहर भेज दिया जाता है गोल्जी में, वो थ्रू गोल्जी उन्हें बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे प्रोटीन्स है जो ईआर को ज़रूरत है, तो जितने भी प्रोटीन्स ईआर में रहने चाहिए आफ्टर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन वो रिटेन्ड होते हैं ईआर में, क्योंकि उनमें क्या है केडियल सीक्वेंस। ये केडियल सीक्वेंस ईआर पहचान लेता है कि वो खुद का है और इन प्रोटीन्स को बाहर नहीं भेजता है। ठीक है। इनिबिशन ऑफ प्रोटॉन पंप्स इन लाइसोसोम्स वुड अफेक्ट, आपको पता है कि जो लाइसोसोम है वो ज़्यादातर पीएच पे डिपेंड करता है। पीएच उसका बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो एज ए सुसाइड बैग काम करता है। जितने भी हमारे जो कह सकते हैं कि जो हमारे ना काम करने वाले सेल्स हो, ऑर्गेनेल्स हो, या अगर हमारी बॉडी में या हमारी सेल्स में कोई डिग्रेडेशन होता है वो लाइसोसोम में ही होता है, और वो होता है उसके पीएच की वजह से। और हमने क्या किया है, उसके प्रोटॉन पंप्स को ही इनहिबिट कर दिया है, यानी कि जिसके वजह से वो लाइसोसोम अपना एक पीएच मेंटेन कर सकता था, हमने क्या किया है, हमने उसी को बर्बाद कर दिया है। तो अभी क्या होगा, जैसे कहा कि राइबोसोम बायोजेनेसिस तो नहीं होगा, बायोजेनेसिस कुछ नहीं होता है लाइसोसोम में, डीएनए रेप्लिकेशन का भी कोई रिलेशन नहीं है, साइटोस्केलेटन असेंबली भी नहीं है, आ गया प्रोटीन डिग्रेडेशन, क्योंकि डिग्रेडेशन हो रहा है प्रोटीन का होता है लाइसोसोम में, और लाइसोसोम के प्रोटीन पंप्स को आपने क्या किया, इनहिबिट कर दिया है। तो लाइसोसोम अपना इनहिबिशन वाला काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इलेक्ट्रोजेनिक यानी कि हम कह सकते हैं कि वोल्टेज गेटेड भी है, वो काम करता है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज पे काम करता है, या कह सकते हैं वोल्टेज पे काम करता है। तो ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो इलेक्ट्रोजेनिक है? ऑब्वियसली ग्लूकोज से इम्पोर्ट तो नहीं आएगा, ग्लूकोज में ऐसे कोई चार्ज नहीं होता, एक्वापोरिन ट्रांसपोर्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब क्या है पैसिव डिफ्यूजन में आते हैं। सिंपल डिफ्यूजन भी नहीं आएगा। रहा कौन, Na ATPase, क्योंकि यही क्या करता है, आप कह सकते हैं कि 3 Na को बाहर भेजता है, 2K+ को अंदर लाता है, जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसी चार्ज को मेंटेन करता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोजेनिक कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेप रिक्वायर्स एटीपी ड्यूरिंग डीएनए टोपोलॉजी रेगुलेशन, यानी कि डीएनए की टोपोलॉजी हो रही है, डीएनए का स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है, उसके वक्त जो हमें एटीपी की ज़रूरत है, वो एटीपी की ज़रूरत हमें किस स्टेप में लगती है? तो हमें किस स्टेप में उसकी ज़रूरत है, डीएनए गायरेज एक्टिविटी के दौरान। सर कहा कि डीएनए गायरेज जो क्या करता है, किंक ना हो, इसलिए डीएनए को थोड़ा सा सुपर कॉइलिंग में, उसकी जो सुपर कॉइलिंग हुई है उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करता है, और उससे में हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। और टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट सेल्स, ठीक है, एक ऐसे म्यूटेंट सेल्स है जो क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव है, एक्यूमुलेट्स सिक्रेटरी प्रोटीन्स इन ईआर ल्यूमेन। वो क्या कर रहे हैं, ईआर ल्यूमेन में सिक्रेटरी प्रोटीन्स को क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं एट 42 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी शोज नॉर्मल राइबोसोम एंड इंटैक्ट सिग्नल पेप्टाइड विच डिफेक्ट इज मोस्ट कंसिस्टेंट, यानी कि एक तो ऐसे म्यूटेंट सेल्स है जो टेम्परेचर सेंसिटिव है, और 42 डिग्री सेल्सियस के दौरान आप क्या देख रहे हैं कि वो ईआर ल्यूमेन में सिक्रेटरी प्रोटीन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो बाहर नहीं जा पा रहे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स है वो सिर्फ वो ईआर में ही फंसे पड़े हैं, वो ईआर के बाहर नहीं जा पा रहे। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पता चला है कि राइबोसोम तो नॉर्मल है, और जो इन सिग्नल पेप्टाइड्स है वो भी नॉर्मल है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो प्रॉब्लम आ रही है, हम कह सकते हैं कि कोट असेंबली के दौरान, क्योंकि आपको पता है कि COP1 कहाँ पे होता है, जब रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम गोल्जी टू ईआर, तो COP1 होता है, COP2 होता है फ्रॉम ईआर टू
गोल्जी। अगर ER से गोल्जी की तरफ कोई प्रोटीन जा रहा है तो उस पर COP2 का क्या होता है, कोट लगता है। अगर ये कोट ही नहीं लग रहा है, अगर इसी में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके राइबोसोम्स भी अगर ठीक है, अगर आपका सिग्नल सीक्वेंस भी इंटैक्ट है, फिर भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि COP2 क्या है, इनएक्टिव है। यही क्या करता है, उन जो प्रोटीन्स है उन्हें बाहर लेकर जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लाज्मिड आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया shows reduced linking number compared to the relaxed DNA। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा DNA है, जो प्लाज्मिड है, जो हमने क्या किया है, बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है, वो क्या कर रहा है, लिंकिंग नंबर कम दिखा रहा है देन रिलैक्स DNA। आफ्टर टोपोइसोमरेज 1 ट्रीटमेंट नो चेंजेस ऑकर। आपको बताना उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। आपको वापस बताती हूँ कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का बैक्टीरिया का हमने क्या लिया है, प्लाज्मिड लिया है, और उसका जो लिंकिंग नंबर है वो क्या है, कम है देन रिलैक्स्ड DNA। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिंकिंग नंबर क्या है। लिंकिंग नंबर क्या है, हम कह सकते हैं कि DNA कितने बार कॉइल हो रहा है उसे हम लिंकिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्लाज्मिड कम दिखा रहा है लेकिन रिलैक्स DNA ज्यादा दिखा रहा है। हमने फिर क्या कर दिया, टोपोइसोमरेज 1 ट्रीटमेंट कर दी, जिसके वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा और उसका लिंकिंग नंबर शायद बढ़ जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो इसका आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि DNA क्या होगा, पहले से ही टूटा हुआ होगा। क्योंकि पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड अगर होगा, नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड होगा, तो ऑब्वियसली बात है टोपोइसोमरेज 1 की वजह से कोई तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स दिखाएगा ही दिखाएगा। DNA लीनियर, इसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। ये पॉजिटिव सुपरकॉइल्ड, नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड, एक तो क्या होता, ज्यादा रिलैक्स होता या कम रिलैक्स होता, कुछ तो दिखाता, लेकिन कोई कुछ चेंजेस, नो चेंजेस हो रहे, चेंजेस दिखाई ही नहीं दे रहे। चेंजेस दिखाई नहीं दे रही है कब होंगे, जब DNA क्या होगा, पहले से ही टूटा हुआ होगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर DNA टूटा हुआ है तो उस पर एज सच कोई प्रेशर होगा ही नहीं, तो वो रिलैक्स भी होगा और वो टोपोइसोमरेज को कोई रिएक्शन दिखाएगा भी नहीं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन कंटेन्स एन एम्फीपैथिक अल्फा हेलिक्स एट एन टर्मिनल। यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन जो है उसका जो उसके एन टर्मिनल पे हम कह सकते हैं कि एलिफेटिक अल्फा हेलिक्स है। डिलीटिंग membrane potential abolition is import but ATP depletion in cytosol does not, which step is blocked। ठीक है, मैं वापस आपको क्वेश्चन समझाती हूँ कि हमने क्या किया है। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है हमारे पास एक, जिसका जो एन टर्मिनल पे हमें क्या मिल रहा है, एम्फीपैथिक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मिल रहा है। उसका अंदर आना, यानी कि उसका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना कब रुक रहा है, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, एबॉलिश होता है। जैसे मैंने कहा कि एक पोटेंशियल मेंटेन होता है, वो पोटेंशियल मेंटेन हम नहीं कर पा रहे तो वो इम्पोर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ATP प्रेजेंट नहीं है तो उसका कोई फायदा, मतलब ATP अगर नहीं है तो एज सच वो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेप ब्लॉक हुई होगी, किसमें, मेम्ब्रेन पोटेंशियल एबॉलिश, मतलब ऐसे कौन सी स्टेप है जो ब्लॉक होगी अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने मेंटेन नहीं किया तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा बी, TIM23 ट्रांसलोकेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन, अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन। क्योंकि यही है, ये ऑब्वियसली क्या है, हम कह सकते हैं पैसिव डिफ्यूजन में आता है, जहाँ पे हमें ATP की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। और जो माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं ना कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ज़्यादातर किस पे होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है, ना कि ATP पे। बहुत कम आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगा जो ATP डिपेंडेंट होता है, ज़्यादातर मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिपेंडेंट होते हैं। और अगर आपने उसी को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, तो जो उसका ट्रांसलोकेशन है इन इनर मेम्ब्रेन वो ब्लॉक हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहिबिशन ऑफ ARF1 GTP हाइड्रोलाइसिस वुड मोस्टली डायरेक्टली कॉज। अगर आपने क्या कर दिया, ARF1 GTP हाइड्रोलाइसिस को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से GTP का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, GDF फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, वेसिकल्स अनेबल टू अनकोट। आपने देखा होगा जो वेसिकल्स है, जो मैंने आपको कहा कि COP2 या COP1, ये जो वेसिकल्स है
ये जो कोट करते हैं हमारे प्रोटीन को जो लेके जा रहे हैं, इनका अनकोटिंग होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल ये जा रहे हैं गोल्जी से लेके लाइसोसोम तक, या ये जा रहे हैं गोल्जी से लेके सेल मेम्ब्रेन तक, या यहाँ पे जब वो अपने लास्ट पोजीशन में जाएंगे तो वहाँ पे इनका अनकोटिंग होना बहुत ज़रूरी है। और अनकोटिंग होता है जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की वजह से। अगर जीटीपी हाइड्रोलाइसिस आपने रोक लिया, अगर ये जीडीपी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो वेसिकल्स क्या होंगे, अनेबल्ड, वेसिकल्स अनकोट नहीं कर पाएंगे। अगर ये कॉप 2 कॉप 1 अनकोट नहीं होंगे तो वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं हो पाएगा। वो वही के वही इकट्ठा, मतलब वही के वही वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाएंगे। एक मिनट है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन कॉजेज NAK ATPase टू बाइंड, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड है। अ म्यूटेशन कॉजेज NAK ATPase टू बाइंड Na+ बट नॉट K+। इमीडिएट सेलुलर अफेक्ट, आपको ये बताना है कि म्यूटेशन हो रहा है किसमें, NAK ATPase पे, जो क्या कर रहा है, सिर्फ Na को बाइंड होने में प्रॉब्लम दिला रहा है बट K+ को प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। तो आपको बताना है कि इससे सेलुलर अफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि Na से क्या होता है, हमें पता है Na से क्या होता है, ज़्यादातर डीपोलराइजेशन होता है। तो प्रोग्रेसिव डीपोलराइजेशन क्या हो जाएगा, इनफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि K+ तो अंदर आ रहा है, तो हाइपरपोलराइजेशन होगा, इंक्रीज्ड K+ इन्फ्लक्स होगा और इंक्रीज Na+ एफ्लक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेसिव डीपोलराइजेशन नहीं हो रहा है। तो जो म्यूटेशन हो रहा है NAK ATPase टू बाइंड Na and K बट नॉट K+, मतलब हम कह सकते हैं कि Na को प्रॉब्लम दे रहा है म्यूटेशन, लेकिन K+ को नहीं दे रहा है, तो इमीडिएट सेलुलर अफेक्ट क्या होगा, प्रोग्रेसिव डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल टाइप है, जो आपको ज़्यादातर IIT जैम बार्क में वगैरह पूछा जा सकता है। आप इसे एक बार देख ले, मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी, लेकिन आप एक बार एक क्वेश्चन को देख ले और आपको पूरी इंफॉर्मेशन ले कि कैसे होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, जिनको समझ में आया है उनका ठीक है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है मैं आपको बताती हूँ कि 2 सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स है, उनके पास क्या है, आइडेंटिकल लिंकिंग नंबर्स, यानी कि उनके लिंकिंग नंबर्स क्या है, आइडेंटिकल है। एक वृत्त दिखा रहा है -5 की, ट्विस्ट दिखा रहा है 20 की, एक दिखा रहा है वृत्त -2 की और ट्विस्ट दिखा रहा है 17 का। आपको बताना है कि क्या ये दोनों भी नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है, दोनों भी रिलैक्स्ड है, लिंकिंग नंबर डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे आइडेंटिकल लिंकिंग नंबर दिया है तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कट हो जाएगा। इक्वल सुपर हेलिकल डेंसिटी है, आपको ये बताना है कि कैसे होगा, ठीक है। तो पहले हमें ये पता है कि लिंकिंग नंबर अगर आपको निकालना है तो आपको पहले उसका क्या पता होना चाहिए, ट्विस्ट पता होना चाहिए, एंड उसका पता होना चाहिए वृत्त, ठीक है। वो ट्विस्ट कितना हो रहा है उसमें, वृत्त मतलब उसमें कह सकते हैं कि 2 DNA में कितना डिफरेंस है, उसमें ट्विस्ट कितना हो रहा है, ये सब पता होने के बाद उसका आप लिंकिंग नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले का निकालते हैं, लिंकिंग नंबर फर्स्ट का हमें पता है कि ट्विस्ट कितनी है, 20 है और ±5 इसका आंसर आ जाएगा 15। हम वापस क्या करेंगे, अब दूसरे का हम लिंकिंग नंबर निकालेंगे, उसका ट्विस्ट कितना है, 17 है, ±2 आंसर आ जाएगा 15। लिंकिंग नंबर क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको इतना भी न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, आपको बस क्या बताना है कि क्या वो DNA नेगेटिवली, मतलब कौन सा DNA नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है, कौन सा नेगेटिवली मतलब कौन सा रिलैक्स्ड है, आपको ये बताना है कि वृत्त किसकी ज्यादा है। अगर आप देख सकते हो तो पहले की वृत्त सबसे ज्यादा है, जितना माइनस होगा उतना ज्यादा होगा, पे -2 है तो -5 ऑब्वियसली क्या है, -2 से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, वृत्त की जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड होगा। ये एक ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। मैं आपको वापस बता दूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे 2 सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स है,
उनके आइडेंटिकल लिंकिंग नंबर से हमने यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया, ठीक है। वन शोज विड्थ -5, टू इज 20, अनदर शोज विड्थ -2 एंड टू इज 17। आपको इनमें से कोई तो एक है सच जो बताना है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाए और आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, ठीक है, तो आप क्या हिंट मतलब क्या आप ट्रिक लगा सकते हैं, उसका वृत्त नंबर देखना है आपको, ठीक है। अगर आपको सुपर कॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन ज़्यादा नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है, अगर आपको पूछा जाए उसकी वृत्त दिए तो आपको वृत्त देखनी है जिसकी ज़्यादा नेगेटिव वृत्त होगी। आपको वापस रिपीट कर रही हूँ, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वृत्त होगी उतना ज़्यादा नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड होगा वो डीएनए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे एक और थर्ड सर्कुलर डीएनए लिया जिसका वृत्त क्या है -7 है, तो हम कह सकते हैं कि जो थर्ड वाला है वो ज़्यादा नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं और आप लिंकिंग नंबर से भी पता कर सकते हैं कि ये क्या है। ऑब्वियसली लिंकिंग नंबर उनका सेम ही है, ठीक है। तो फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल नेगेटिव सुपर कॉइल्ड आपने कैसे पता लगाया है कि उसकी वृत्त नंबर क्या है, सबसे ज़्यादा जिसकी है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव जिसकी है वो उतना ज़्यादा नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड होगा। इक्वल सुपर हेलिकल डेंसिटी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसमें ट्विस्ट अलग अलग है, वृत्त अलग अलग है, तो इक्वल सुपर हेलिकल डेंसिटी तो होगी नहीं। सेकेंड डीएनए इज मोर रिलैक्स्ड, जी नहीं, ये भी नहीं आएगा क्योंकि वृत्त है उसकी नेगेटिव में है लेकिन है ज़रूर, तो वो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि वो सुपर मोर रिलैक्स तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल मॉलिक्यूल कोलैप्स प्रोटीन ग्रेडियंट अक्रॉस लाइसोसोमल मेम्ब्रेन बट पीएच रिमेन्स एसिडिक, व्हाट कॉम्पेंसेटिंग मैकेनिज्म इज लाइकली टू बी एक्टिव। यानी कि ये ऐसा कह रहा है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में वो क्या हुआ है, स्मॉल मॉलिक्यूल की वजह से कोलैप्स हो चुका है, लेकिन पीएच एसिडिक ही रहा है, तो ऐसा क्यों? ठीक है, मैं आपको वापस बोल रही हूँ, जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है उसका जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो कोलैप्स हो चुका है। क्यों कोलैप्स हो चुका है? एक स्मॉल मॉलिक्यूल की वजह से कोलैप्स हो चुका है, लेकिन उसका पीएच एसिडिक का एसिडिक ही रहा है। तो ऐसा कौन सा कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है जो एक्टिव हो चुका है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स चैनल। आपको पता होगा कि जो लाइसोसोम में ये कह सकते हैं कि उसका पार्ट भी बोल रही हूँ, उसका क्या हो सकता है कि कह सकते हैं ना कि हम प्लान बी वगैरह वगैरह, तो लाइसोसोम में होता है क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स। अगर बाकी के जो भी है आयन इन्फ्लक्स या प्रोटॉन ग्रेडियंट अगर वो काम नहीं कर रहे, तो ऐसी जगह पे क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स क्या होता है, अपना काम करता है, जिसकी वजह से पीएच हमेशा लाइसोसोम का एसिडिक ही रहता है। क्योंकि अगर लाइसोसोम का पीएच बिगड़ गया तो लाइसोसोम एक्चुअली क्या है, हमारा ऐसी चीज़ है जो क्या कर रहा है, पूरे सेल से गंदगी निकाल रहा है। मतलब सेल से जितने भी उसके ऑर्गेनेल्स है जो मर चुके हैं या जो मरने वाले हैं, जो काम नहीं कर रहे, उन्हें क्लीन करने का काम लाइसोसोम करता है। अगर हमारे पूरे सेल में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई बैक्टीरिया वायरस आ चुका है, तो उन्हें किल करने का काम लाइसोसोम करता है। अगर इस लाइसोसोम को ही कुछ हो गया उसका मतलब, और वो काम करता है किसकी वजह से, उसके एसिडिक पीएच की वजह से। अगर इसका एसिडिक पीएच मेंटेन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली जो क्लीनिंग का काम है वो क्लीनिंग का काम नहीं होगा और इसकी वजह से हमारा सेल किल भी हो सकता है। तो ऐसी जगह पे कॉम्पेंसेटरी काम कौन करता है, क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिशन ड्यूरिंग एस फेज मोस्ट सीवियरली अफेक्ट्स। ठीक है, टोपोआइसोमरेज 2 क्या कर रहा है, 2 क्या हुआ है, इनहिबिट हुआ है हमारे एस फेज में। तो ऐसा क्या है जो सीवियरली अफेक्ट हो सकता है इसकी वजह से? ठीक है, तो ऑब्वियसली प्राइमर सिंथेसिस में टोपोआइसोमरेज का कोई काम नहीं है, फ्रॉग प्रोग्रेशन में कोई नहीं है, यहाँ पे हेलिकेज काम करता है, आरएनए प्रोसेसिंग में तो है ही नहीं। आंसर क्या आ जाएगा, डिकैटेनेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। जो डॉटर क्रोमोसोम्स वो फॉर्म हो चुकी है उन्हें अलग करने का, या उन्हें हम कह सकते हैं कि रिलैक्स करने का काम कौन करता है, टोपोआइसोमरेज 2 करता है। अगर उस टोपोआइसोमरेज 2 में ही कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये आंसर बोल रही है डिकैटेनेशन डॉटर क्रोमोसोम्स नहीं आएंगे। A secreted glycoprotein lacks mannose 6-phosphate modification but reaches extracellular space normally. Interpretation। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो ग्लाइकोप्रोटीन ईआर में या गोल्जी में फॉर्म हो रहा है उसमें मैनो 6-फॉस्फेट सिग्नल है ही नहीं। जैसे आपको पहले भी बोला कि हर ऑर्गेनेल का अपना अपना एक सिग्नल होता है, वो क्या है, सिग्नल यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो कह सकते हैं कि लेकिन वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में नॉर्मली पहुँच रहा है जैसे पहुंचना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आप इंटरप्रिटेशन क्या लगाओगे,
गोल्गी सिस्टम डिसफंक्शनल है, नहीं। अगर होता तो नॉर्मली कैसे जाता? प्रोटीनेज लाइसोसोमल एंजाइम, नहीं। अगर होता तो मैनोज मतलब पहुंचना चाहिए था ना वहाँ पे, नॉर्मली कैसे है वो, नहीं है। प्रोटीन नॉट डिस्टेंट फॉर लाइसोसोम, वो प्रोटीन लाइसोसोम के लिए बना ही नहीं था, इसलिए वो नॉर्मली क्या कर रहा है, कह सकते हैं कि एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में नॉर्मली जा चुका है। अगर वो लाइसोसोम के लिए बना होता और वो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में जा रहा है तो वो नॉर्मली तो होता नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटीन नॉट डिस्टेंट फॉर लाइसोसोम। इससे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स आते हैं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। रिलेटिंग न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल NLS from 120 kilodalton transcription factor results in cytoplasmic localization. However, fusion with another 30 kilodalton protein restores nuclear activity. Why? मतलब ये क्या कह रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, 120 किलो डाल्टन का जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है हमारा, उस पर हमने उसका जो NLS था वो निकाल दिया, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में अटका रहा, न्यूक्लियस में नहीं आ रहा है। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसी 120 किलो डाल्टन को हमने एक 30 किलो डाल्टन प्रोटीन क्या कर दिया, लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अभी न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है। तो ऐसा क्या हुआ, उसका आंसर आ जाएगा पिगीबैक इंपोर्ट वाया इंटैक्ट NLS। ठीक है, तो ये पिगीबैक इंपोर्ट ये एक प्रोसेस है, आपको कहाँ पे मिलेगा, एल्बर्ट्स में मिलेगा। पिगीबैक इंपोर्ट नाम की एक चीज़ है। अगर आपका NLS मतलब ऐसा नहीं है कि NLS वही सीक्वेंस होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, डमी NLS भी लगा सकते हैं आपके काम के लिए, और वो डमी NLS जो है वो NLS मतलब आपके मेन NLS की तरह काम कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, हम पिगीबैक इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो NLS लगता है वो NLS मेन NLS नहीं होता, वो डमी NLS होता है। मतलब आपने क्या किया है, आपने एक खुद ब खुद एक NLS प्रिपेयर किया है, उससे आप क्या कर रहे हो, प्रोटीन को लगा रहे हो, और वो प्रोटीन उसी को क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को दिखा रहा है, न्यूक्लियस उसे खुद का समझ के अंदर ले रहा है। ठीक है, तो उस इंपोर्ट को हम क्या कहते हैं, पिगीबैक इंपोर्ट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ DNA गायरस इंट्रोड्यूस्ड वन नेगेटिव सुपर कॉइल, व्हाट हैपेंस इन द लिंकिंग नंबर। अब क्या हो रहा है कि जो हमारा DNA गायरस है उसने एक नेगेटिव सुपर कॉइल इंट्रोड्यूस कर दिया है, मतलब एक नेगेटिवली सुपर कॉइल कर दिया DNA को, उसका लिंकिंग नंबर क्या होगा, लिंकिंग नंबर ऑब्वियसली क्योंकि उसका वृत्त क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो लिंकिंग नंबर भी डिक्रीज बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेम्ब्रेन प्रोटीन हैज 2 इंटरनल स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंसेस एंड 1 सिग्नल सीक्वेंस, इट विल मोस्ट लाइकली बी, यानी कि एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसके पास दो इंटरनल क्या है, स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंसेस है और एक सिग्नल सीक्वेंसेस है, इट इज मोस्ट लाइकली टू बी, एक क्या होगा, मोस्ट लाइकली ट्रिपल पास होगा। ठीक है, ट्रिपल पास यानी कि वो कह सकते हैं कि दोनों मतलब एक आउटर मेमोरी इनर मेम्ब्रेन करके वो क्या कर रहा है, अंदर आ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से उसके पास क्या है, दो इंटरनल स्टॉप ट्रांसफर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमिएबलाइजेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इनिशियली। ठीक है, अपॉन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमिएबलाइजेशन मतलब MOMP यानी क्या हुआ है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या हुआ है, परमिएबलाइज हो गया है, परमिएबल हो गया है मोस्टली, उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होगा। ठीक है, इट कंटिन्यूज ब्रीफली, अगर आपको पता होगा कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्स्टेंटली परमिएबल ही है, इनर मेम्ब्रेन है जो हम कह सकते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हमेशा की तरह हमेशा ही परमिएबल है, हमेशा परमिएबल ही होता है। ठीक है, जो उसका इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या कह सकते हैं कि मतलब वो डिसाइड करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। तो अगर इसमें इसकी परमिएबलाइजेशन अगर बढ़ भी गई तो भी हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, वो वैसा का वैसा कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, VDAC चैनल्स यानी कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो भी है अलाउज मेटाबोलाइट्स मोर देन 5 किलोडाल्टन ब्लॉकिंग, हमारा जो भी VDAC प्राइमरीली रिड्यूसेस। ठीक है, जो हमारे VDAC चैनल्स है वो क्या करें, मेटाबोलाइट्स जो 5 किलोडाल्टन से ज़्यादा है उसे क्या करें, अलाउ करें, लेकिन अगर हमने VDAC को रिड्यूस कर दिया या उससे हमने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, तो क्या होगा कि कहाँ पे होता है ये मोस्टली होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये काम क्या करता है,
एटीपी एडीपी एक्सचेंज का काम करता है, और आपने इसे रिड्यूस कर दिया, इसे इनहिबिट कर दिया, तो हमारा एटीपी एडीपी एक्सचेंज भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है आपको समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, तो आप बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं क्वेश्चंस बनाऊँ, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।